हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो 30 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज जो उसने अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे, उनमें कीड़ा लग गया है। आप उसे स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का सुझाव देंगे। पहला ऑप्शन है हाथ से चुनना, सेकंड ऑप्शन है छानना, थर्ड ऑप्शन है पानी में डालना और फोर्थ ऑप्शन है थ्रेसिंग। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पानी में डालना। यही सुझाव हम देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो क्षतिग्रस्त बीज खोखले होते हैं वो हल्के भी होते हैं, तो पानी में डालने पर वो ऊपर आ जाते हैं। और जो स्वस्थ बीज होंगे हैं वो भारी होते हैं, तो पानी में डालने पर वो नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए हमारा ये राइट आंसर यानी थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाणुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है शाकाहारी में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज के विघटन में सहायता करते हैं। जी हाँ, करते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। सेकंड है जीवाणु एंटीबायोटिक के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। जी, ये भी राइट आंसर है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड है हमारा जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने में किया जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी केक बनाने में नहीं किया जाता, बल्कि ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी और केक बनाने में किया जाता है। ईस्ट कवकों में समानता होती है और ईस्ट जो है वायु में प्रचुरता में पाया जाता है। यह उष्णता, आर्द्रता और आहार के अभाव में जीवित रह सकता है। इसलिए जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है। ऑप्शन है हमारे, पहले ऑप्शन है ये खाद्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित वायु के संपर्क में आने से रोकता है। सेकेंड है ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रहते। तीसरा है हमारा ये नमी को कम कर देता है, जिससे कारण जीवाणु की वृद्धि नहीं होती। फोर्थ है हमारा इसमें जीवाणु को मारने के लिए रसायन होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हमारा सही हो जाएगा, यानी माध्यम को अम्लीय बना देता है। जो हमारा एसिड होता है माध्यम को अम्लीय बना देता है और जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा, निम्न में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखते हैं। लकड़ी का जलना, डीजल का जलना, कागज का जलना और बिजली के उपकरण या लघुपति में शॉर्ट सर्किट का होना। लकड़ी के जलने में हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यह आंसर हमारा कट जाएगा। डीजल के जलने में हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और ज़्यादा ही आग लग जाएगी। कागज़ के जलने में हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर कट जाएगा। और बिजली के उपकरण में भी अगर पानी का प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा आग बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा बी और डी सही है। ये फोर्थ ऑप्शन में दिया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ईंधनों के गुणधर्म नीचे दिए गए हैं, तो घरेलू उपयोग के लिए इनमें कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प है। ए, बी, सी और डी दिए गए हैं, जिसमें कैलोरीफिक मान दिया गया है, उसकी अवस्था यानी स्टेज दी गई है और इग्निशन टेम्परेचर दिया गया है। तो पहले का है 17 कैलोरीफिक वैल्यू और उसकी जो अवस्था दी गई है सॉलिड है और इग्निशन टेम्परेचर हाई है। बी में है हमारा 45 कैलोरीफिक वैल्यू और जो इसकी स्टेज यानी अवस्था दी गई है लिक्विड में दी गई है, और जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। और सी में 150 कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है और इसकी जो अवस्था है गैसीय अवस्था है और इग्निशन टेम्परेचर लो है। और जो डी ऑप्शन में हमारा दिया गया है वो 20 कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है और जिसकी अवस्था लिक्विड में दी गई है और मॉडरेट दी गई है इग्निशन टेम्परेचर में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होगी और जिसकी अवस्था गैस में हो और इग्निशन टेम्परेचर लो हो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव के कारण मरुस्थलीकरण होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा वनोन्मूलन, वनों के काटे जाने के कारण भौम जल का स्तर गिरता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा मवेशियों की अत्यधिक चराई के कारण वनोन्मूलन होता है। फोर्थ ऑप्शन है जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है। इसका ऑप्शन नहीं पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ, जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हमारा संकटापन्न प्रजाति यानी जो स्पीसीज के विलुप्त होने का खतरा है। सेकंड ऑप्शन है सभी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज संकटापन्न हो जाती हैं। थर्ड है हमारा सी, उनके क्षेत्र में नए स्पीसीज के लाए जाने से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज में विलुप्त होने का भय हो सकता है।
फोर्थ है हमारा डी, हॉट स्पॉट में कई विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी को छोड़कर बाकी ए सी डी तीनों ही हमारे राइट आंसर है। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है ए सी डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक कोश की है? तो यूनिसेलुलर पूछा है। पहला है अंडाणु शुक्राणु, सेकंड है अंडाणु युग्मनज, थर्ड है हमारा शुक्राणु भ्रूण, फोर्थ है हमारा युग्मनज भ्रूण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो युग्मनज, अंडाणु और युग्मनज हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भ्रूण जो होता है वो बहुकोशिकीय में आ जाएगा, कई कोशिकाएं आ जाती हैं तभी भ्रूण बनता है, इसलिए हमारा राइट आंसर सेकंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवों में ए एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बी हार्मोन उत्पन्न करती है जिसकी कमी से सी रोग हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन या बौनापन। फोर्थ है, सेकंड ऑप्शन है हमारा अग्न्याशय इंसुलिन जिससे डायबिटीज हो जाता है। थर्ड है अंडाशय एस्ट्रोजन एंड्रोजन निवृत्ति। फोर्थ है हमारा अंडाशय प्रोजेस्टेरॉन और रोजन निवृत्ति। तो इसका जो हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है वो उनसे इंसुलिन हार्मोन सिक्रीशन होता है और डायबिटीज जो है बीमारी होती है, डिजीज हो जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्थान में सबसे कम वायुमंडलीय दबाव होने की संभावना है? मुंबई, नागपुर, जयपुर या मनाली? तो वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे वायुमंडलीय दबाव जो है घटता जाएगा। तो सबसे कम पूछा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनाली, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा है। अभिकथन ए में पूछा है तबले की झिल्ली को कसने से ऊंची सुर की आवाज़ आती है। आर है हमारा जो कारण दिया हुआ है, झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति की आवृत्ति बदल जाती है। ऑप्शन तो हमारे दोनों सही और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी लगते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी तथा क्यू दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पी और क्यू को अनावेशित वस्तु से जब रगड़ेंगे तो उसमें सजातीय आवेश उत्पन्न होगा या विजातीय आवेश उत्पन्न होगा या असमान सजातीय आवेश उत्पन्न होगा या असमान एवं विजातीय आवेश उत्पन्न होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही है, यानी पी तथा क्यू बराबर एवं विजातीय आवेश आता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्यूज का तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? मटेरियल दिया है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है और रजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्स में दिया है, मटेरियल एक्स में दिया है, मेल्टिंग पॉइंट हाई दिया है, रजिस्टिविटी लो दिया है। और जो वाई मटेरियल है हमारा उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है और उसकी रजिस्टिविटी हाई है। और जो जेड मटेरियल है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है और रजिस्टिविटी हाई दिया हुआ है। और जो मटेरियल डब्ल्यू है उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है और रजिस्टिविटी जो दिया है लो है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्यूज का तार बनाने के लिए हम जो उपयुक्त करते हैं वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है और रजिस्टिविटी हाई होती है। तो हमारा जेड जो है यही हमारा राइट आंसर है। तो जेड हमारा तीसरा ऑप्शन दिया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर एक प्रदर्शनी में जाता है। वह एक दर्पण में घर में प्रवेश करता है और विविध प्रकार के दर्पण देखता है। वह अवलोकन करता है कि अलग अलग दर्पण में उसका प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देता है। प्रतिबिंब दर्पण में उसके प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। मिरर दिए हैं ए बी सी और डी। ए मिरर में इरेक्ट और सेम साइज का उसका चित्र बनता है और बी में इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनता है, सी में इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनता है, फोर्थ में भी इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनता है। समीर द्वारा दर्पण के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही है? तो समीर जो है इरेक्ट और सेम साइज जो है समतल दर्पण में बनता है। तो समतल दर्पण हमारा किस में दिया है? ए में दिया हुआ है, यानी पहले में भी दिया हुआ है और तीसरे में भी दिया हुआ है। और बी जो है इरेक्ट और डिमिनिश्ड जो है, इसमें ये वाला फिगर जो है वो उत्तल दर्पण में बनेगा। तो उत्तल दर्पण देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में बना हुआ है। और इन्वर्टेड डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड मैग्नीफाइड जो बनेंगे वो हमारे अवतल दर्पण में बनेंगे। तो सी और डी अवतल दर्पण है, बी हमारा उत्तल दर्पण है और ए जो है हमारा समतल दर्पण है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब में विद्युत धारा गुजरती है तब उसका तंतु तो गर्म हो जाता है लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाली तार नहीं चमकती।
निम्न में से कौन सा इसका कारण हो सकता है? तार की प्रतिरोधकता तंतु से अधिक, आगे देख लेते हैं हम। तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम, और तंतु प्रतिदीप्तिशील पदार्थ का बना है लेकिन तार नहीं। और फोर्थ है हमारा, तार का गलनांक तंतु की अपेक्षा अधिक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, यानी तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 पिंडों की चाल है, उसको निम्नलिखित में से कौन से विकल्प चालों को सही क्रम में निरूपित करना है? इसको हमें सही क्रम में निरूपित करना है, यानी रखना है। पहला ऑप्शन है हमारा 800 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन है हमारा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन है 8 मीटर प्रति मिनट, और डी ऑप्शन है 800 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हमारा सी आ जाएगा, यानी 8 मीटर प्रति मिनट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ए 800 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा डी आ जाएगा, यानी 800 किलोमीटर प्रति हावर, और उसके बाद हमारा बी आ जाएगा 800 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्गीकरण करें। इनमें लौह तत्व होता है। सेकंड बी है हमारा, किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। और सी ऑप्शन है हमारा, रक्तस्राव कम करने की ये थक्का बनाते हैं। ऑप्शन है हमारे, यानी सबको इधर उधर दिए गए हैं, उसको सीरियल से मिलाना है। इसमें दिया है जो लौह तत्व होता है वो आरबीसी में होता है, आरबीसी में, और किसी बाहरी तत्व के प्रवेश करने पर संख्या बढ़ जाती है वो डब्ल्यूबीसी है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं। और जो रक्तस्राव करने पर थक्का बनाते हैं वो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो सीरियल से, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। ये हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, और श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और जो प्लेटलेट्स होती हैं रक्त का थक्का बनाने में काम आती है वो सी होती हैं, यानी प्लेटलेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित एक प्रयोग के लिए एक बीकर में बाल्टी से पानी लेता है। वह बीकर के पानी में थर्मामीटर डालता है और 35 सेल्सियस का तापमान नोट करता है। उसके द्वारा निकाले निष्कर्ष में से निम्न में से कौन सा कथन सही है? बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी का तापमान एक समान है। बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी की ऊष्मा की मात्रा समान है। बीकर के पानी का ताप बाल्टी के पानी के ताप से कम है। बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी की ऊष्मा से अधिक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यानी बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी का तापमान जो है वो समान ही रहेगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हमारा सही है, और पानी बाल्टी के पानी बीकर का पानी बाल्टी के पानी की ऊष्मा मात्रा बराबर, ए और बी हमारे दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो है ए और बी राइट आंसर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेंडर में एलपीजी एक द्रव पदार्थ के रूप में होती है। पहला है, सिलेंडर से निकालते हुए वह गैस में बन जाती है। बी है, इसको जलाकर ऊष्मा पैदा की जाती है। तो इसकी अवस्थाएं बतानी है हमें। ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, ए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ए बी दोनों भौतिक, ए बी दोनों रासायनिक। तो सिलेंडर से निकाले हुए वह गैस बन जाती है, तो ये तो हमारा भौतिक ही परिवर्तन हुआ क्योंकि इसमें स्टेज ही चेंज हुई। और उसको जलाकर ऊष्मा पैदा की जाती है, तो ये तो हमारा रासायनिक परिवर्तन हुई, यानी ए भौतिक परिवर्तन है और बी जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो ए भौतिक परिवर्तन तथा बी रासायनिक परिवर्तन ये पहले ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ए बी सी तथा डी के नमूने अपनी आकृति के लिए हल्दी तथा फिनोप्थलीन का प्रयोग करने जांच कर जाते हैं तथा इनका अवलोकन रिकॉर्ड किया जाता है। तो हल्दी डालने पर लाल भूरा रंग हो जाता है, फिनोप्थलीन डालने पर गुलाबी हो जाता है, और सी है, हल्दी डालने पर पीला हो जाता है और फिनोप्थलीन डालने पर रंगहीन रहता है। तो बेस में जो होगा, यानी क्षार में जो होगा, बेस में जो होगा, हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जाएगा और फिनोप्थलीन डालने पर गुलाबी हो जाएगा, यानी ए बी हमारा बेस है यानी क्षार है, और हल्दी डालने पर केवल पीला ही रहेगा और फिनोप्थलीन डाल रंगहीन होगा।
तो ये जो है हमारा एसिड है। तो ए बी हमारा क्षार है और सी और डी जो है हमारा अम्ल है। तो ए बी क्षार तथा सी और डी अम्ल हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक वैधता इंगित करती है। पहला, विज्ञान की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का जुड़ाव जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है। बी है यह सम्मिलित करना कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित होती हैं। सी है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप पाठ्य सामग्री को अपनाना। फोर्थ है हमारा बच्चों के स्थानीय पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकंड आंसर राइट हो जाएगा, यानी ये सम्मिलित करना कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक अपने विद्यार्थियों में परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को प्रेक्षण के निष्कर्ष को सुनने से, विद्यार्थियों के प्रश्नों को गंभीरतापूर्वक लेकर उनके उत्तर देखकर, थर्ड है हमारा विद्यार्थियों को उनके प्रश्नों को स्पष्ट करने में मदद देकर, प्रमाणों की रोशनी में संभावित स्पष्टीकरण की जांच के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, यानी प्रमाणों की रोशनी में संभावित स्पष्टीकरणों की जांच के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम, शिक्षक ने विद्यार्थियों को किसी छोटे प्राणी को उसके प्राकृतिक वास में अवलोकन कर उसके विषय में आप अपने प्रश्न अपने समूह के साथियों से साझा करने के लिए कहा। यह करना मदद कर सकता है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने में, उन विद्यार्थियों को चयन करने में जिन्हें सभी उत्तर ज्ञात हैं। सी ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को यह समझने में कि केवल वही नहीं जानते कि जिन्हें उत्तर ज्ञात है। और डी है हमारा, दूसरों को प्रश्न समझा कर उनकी अभिव्यक्ति को परिष्कृत करने में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, यानी ए और डी, दूसरों को प्रश्न समझाकर उसकी अभिव्यक्ति को परिष्कृत करके और शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने में। तो ये हमारा यानी सेकंड ए और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा परीक्षक के समय शिक्षक ने निम्न प्रश्न दिए। किसी गतिशील वस्तु की चाल का अर्थ है। ऑप्शन है हमारा, वह कितनी दूर तक जाएगी, उसमें कितना बल है। सी है, वह कब तक गतिमान रहेगी। और डी है, यह नियत समय अंतराल में कितनी दूर तक जाएगी। तो निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपरोक्त प्रश्न में से मूल्यांकन हो रहा है। अनुप्रयोग का, या समझ का, या संश्लेषण का, या विश्लेषण का। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हमारा सही हो जाएगा, यानी अनुप्रयोग का। इसमें जो है यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी समूह के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस पर विचार अवश्य करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा, उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही उपयोग करना हो। बी है हमारा, उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकारों से योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सकते। सी है हमारा, उनसे विद्यार्थियों में विचार विमर्श करने की अधिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। डी है, विद्यार्थियों को चरण दर चरण निर्देश देना चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा, यानी ए और बी, यानी उनमें दैनिक जीवन की सामग्री और उपकरण का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार से योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सकना चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में जेंडर सम्मत शिक्षण शास्त्र निम्न में से क्या सम्मिलित कर सकता है। पहला, लड़कियों को अधिक अवसर प्रदान करके। जेंडर सम्मत शिक्षण शास्त्र पूछ रहा है तो लड़कियों को अधिक अवसर प्रदान करके, ये तो नहीं होगा। बी है हमारा, कक्षा में जेंडर संवेदनशील संसाधनों का उपयोग करके, ये हो सकता है। सी है हमारा, विज्ञान की रूढ़िवादिताओं के विषय में विचार विमर्श करके। और डी हमारा, लड़कियों और लड़कों के लिए पृथक रूप से उपचारिक कक्षाओं की व्यवस्था करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कक्षा में जेंडर संवेदनशील संसाधनों का उपयोग करके। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न कथनों को ध्यान से देखिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अजर्सन और रीजन यानी अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। अभिकथन यानी अजर्सन ए में दिया गया है, विद्यार्थियों की वैकल्पिक धारणाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ निदान है कि उनमें बारंबार कठिन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करवाया जाए। कारण दिया हुआ है, विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर विश्व की अंतर्दृष्टि समझ का निर्माण करते हैं। इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण इसकी सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका जो है ऑप्शन के हिसाब से हमारे दोनों ही आंसर सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को मृदा पर एक प्रोजेक्ट के लिए समूहबद्ध किया गया। प्रत्येक समूह को एकत्रित मृदा के नमूने, मृदा एकत्र करने के स्थान का परीक्षण और वहां के वनस्पति जात, प्राणी जात पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो यह प्रोजेक्ट कार्य है। पहला है केवल सैद्धांतिक पहलुओं को सम्मिलित करना। बी हमारे शिक्षक के भार को कम करता है। और तीसरा जो ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों को विश्वसनीय मूल्यांकन को सुनिश्चित करना। और फोर्थ है जो अंक लेने में मदद करना। जिसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को विश्वसनीय मूल्यांकन को सुनिश्चित करना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। विज्ञान के ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है विज्ञान के स्पष्टीकरण अलौकिक बलों और अभिकर्ताओं पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन है हमारा विज्ञान के स्पष्टीकरण अनुभव आधारित तथ्यपूर्ण और सीधे सपाट हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा विज्ञान के स्पष्टीकरणों को तथ्य या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के विषय में जानने का विज्ञान सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान के स्पष्टीकरण अनुभव आधारित तथ्यपूर्ण और सीधे सपाट है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। इसमें पूछा है एक जांच आधारित कक्षा में जिसमें कक्षा 7 के छात्रों को पशुओं में अनुकूलन की संकल्पना से परिचित करवाया जाना है। निम्न में से कौन सा चरण अन्य चरणों से सब पहले आएगा। सबसे पहले चरण कौन सा आएगा अन्य में से। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है छात्र को अनुकूलन पद की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करना। सेकंड है बच्चों का विभिन्न अनुकूलन आधारित लक्षणों के पशुओं के उदाहरण से सम्मुख करवाना। थर्ड ऑप्शन है किसी एक पशु की अनुकूलित विशिष्ट के प्रकार की व्याख्या करना। फोर्थ ऑप्शन है पशुओं की शारीरिक विशेषताओं और उनके आवास के बीच के संबंध को उजागर करना। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ही सही हो जाएगा, यानी सबसे पहले यही आएगा, पशुओं की शारीरिक विशेषताओं और उनके आवास के बीच संबंध को उजागर करना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। तो चैनल ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।